Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are taking up next set of 20 questions for GS2 paper. So first question is, what is a quasi judicial body? Explain with the help of concrete examples. जैसे मतलब बोल सकते हैं कौन सी जुडिशियल बॉडी है, आउटसाइड पर्व्यू ऑफ जुडिशरी होता है। इसमें एग्जीक्यूटिव लोग भी रहते हैं। फॉर एग्जांपल कैट, आर्टिकल 323 का। अब एग्जांपल लेके आना तो एनजीटी का लेके आ सकते हैं एग्जांपल। जैसे हाँ। यमुना वाला इशू था, फिर पोल्यूशन हो गया, दिल्ली पोल्यूशन हो गया। कैट के एग्जांपल लेके आ सकते हैं। उसके बाद फिर FSSAI का एग्जांपल लेके आ सकते हैं। नहीं, रेगुलेटरी बॉडी से तो एनजीटी हो गया, IRDA, सेबी सेबी के एग्जांपल लेके आ सकते हैं। इसमें तो सेबी कैसे हाँ, सेबी भी आ कॉर्पोरेट जाएगा। गवर्नेंस इंप्रूव करते हैं। तो उसका तो इसमें हाँ, डायरेक्टली बस ये पूछा, व्हाट इज अ अगर क्वाजी। बात करना है तो रेरा का बात कर सकते हैं, कैसे हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सेबी और RBI हो गए, सब पॉजिटिव ड्यूटीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एबल टू स्ट्रेटेजाइज एंड टैकल द प्रॉब्लम्स दैट वुमेन फेस एट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस। गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो पब्लिक, अब मैं स्टार्ट करूंगा कि वेमेन फेस सर्टेन लिमिटेशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेस कैसे। तो वही पब्लिक स्फेयर में सिक्योरिटी का इशू होता है, फिर ग्लास सीलिंग हो गया, पैट्रियार्कल माइंडसेट हो गया। प्राइवेट स्फेयर में बात कर सकते हैं कि वर्क फ्रॉम डुअल बर्डन हो जाता है वर्क घर पे। तो हम्म। ये सब इशू का क्वेश्चन मेन है कि कैसे NCW क्या वो हेल्प कर रहा है टैकल प्रॉब्लम। तो मैं हम्म। बात करूंगा NCW कुछ कुछ एरियाज में हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विशाखा आइलैंड को फॉलो करना चाहिए कॉर्पोरेट को, उसमें वो रिव्यू करते हैं और अपना रिकमेंडेशन देते हैं। और भी एरियाज में कहीं पर भी अगर जेंडर सेंट्रिक पॉलिसीज होता है उसमें वो अपना ओपिनियन देते हैं इन द स्टेट गवर्नमेंट और बाकी में। उनके वजह से ही कुछ कुछ एरियाज में सरकारों ने कदम उठाया है। फॉर एग्जांपल उड़ीसा और बिहार में रिजर्वेशन आया है। हम्म। और फिर सिक्योरिटी के हिसाब से मैं बताऊंगा कि जो यूपी में जो स्कीम है, अ, एक स्कीम है यूपी का, याद नहीं आ रहा है मेरे को। तो उसमें था कि जो पुलिस स्टेशन है वहां पर महिला पुलिस रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू कंप्लेंट। तो कंप्लेंट कोई देना होगा किसी को तो महिला पुलिस रहेगी। तो उसमें NCW का रोल था। तो वहां बताऊंगा, फिर लास्ट बताऊंगा कि कुछ कुछ एरियाज में NCW अभी भी काम नहीं कर पा रहे, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो नहीं है, तो उनका रिकमेंडेशन कोई पूरे से मानता नहीं है एज कम्पेयर टू NSC, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अच्छा। उनके ऐसा नहीं। हम्म। मतलब यहाँ पे जो डिसीजंस हैं या जो तो रिकमेंडेशंस कि रहती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती है, मतलब मैं शॉर्ट लिस्ट। रिकमेंडेशन होती है तो वो वापस हाँ, मतलब एक बाइंडिंग इन तरह से नेचर। वापस फॉलो नहीं कर, अगर नहीं भी करते तो एक रिटेन एक्सप्लेनेशन नहीं देते एज कम्पेयर टू अदर जो होता है बॉडीज उस और केस एक में। और आएगा कि जस्टिस तो इसमें डिलीवर। लिखा है गिव रीजन सपोर्ट ऑफ आंसर, तो मैं थोड़ा नेगेटिवली लिखूंगा उसमें। हाँ, क्रिटिकली लेंगे, दोनों एलिमेंट्स आएंगे कि जहाँ पे हेल्पफुल है और जहाँ पे और सिविल कोड का रूल है, ये वो तो भी यहाँ लूंगा। पे सिविल कोड है, बुली बाई केस में जस्टिस कैसे हुआ था, डिलीवरी में भी, हाँ, फिर जस्टिस ऑनलाइन डिलीवरी हरेसिंग में भी भी कैसे। हद तक हाँ हेल्प की है। बट वहां पे भी अगेन वो लिमिटेशन आ जाती है उसमें भी। लिमिटेशन। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, which steps are required for constitutionalization of a commission? Do you think imparting constitutionality to National Commission for Women would ensure greater gender justice and empowerment in India? Give reasons. What are the steps required for constitutionalization of Commission. इसमें स्टेप्स बताना है ना। पहला वाला सेकंड तो हो जाएगा कि डू यू थिंक द इम्पार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नेशनल इंश्योर ग्रेटर जेंडर स्टेट्स। हाँ, ये मैं अग्री करूंगा और हम्म। इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करूंगा विद रिगार्डिंग टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कैसे उनका जो रोल था वो बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनका कम है। क्योंकि गवर्नमेंट को बात मानना ही होता है, और जहां पर बात नहीं मारे वहां पर रिटर्न एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है गवर्नमेंट को। हम्म। तो वो नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा रिग्रीवेशन। तो पहले वाले में बता रहा कि स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं तो इसमें टेक्निकल थोड़ा लिखूंगा क्योंकि स्टेप्स पूछे है ना यहाँ पर। हाँ, स्टेप्स में टेक्निकली आएगा मेरे हिसाब से भी। तो मैं बताऊंगा कि एक बॉडीज, एक कमेटी बैठेगा, सरकार गवर्नमेंट तय करता है, कमेटी कमेटी डिसाइड करता है कि कमीशन का
रिक्वायरमेंट क्या है और एफिशिएंसी कितना है, उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल हो। उसके बाद फिर सरकार जो गवर्नमेंट होता है वो आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंडमेंट लाते हैं और हम्म। फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है अंडर द अमेंडमेंट। हाँ, उसमें तो मेजोरिटी ये कौन सी steps- रिक्वायर्ड रहेगी उसके हाँ बारे में। मेजोरिटी, हाँ मेजर स्पेशल मेजोरिटी हो तो जरूरत, हम्म। राज्यसभा भी और लोकसभा भी, 2/3 मेजोरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड होगा। ठीक है। So question number 4, how far do you agree with the view that tribunals they curtail the jurisdiction of ordinary courts? In view of the above, discuss the constitutional validity and competency of tribunals in India. काफी एलिमेंट्स हैं इसमें। हाँ 4 एलिमेंट है इसमें। हम्म। पहला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉम्पिटेंसी ऑफ द ट्राइब्यूनल्स इन द व्यू ऑफ अबव। हाँ ठीक है, तो 2 पार्ट अलग अलग करूंगा कि हाउ फार पूछा कि ट्राइबल कर्टेल करता है, हम्म। तो मैं ट्राइब्यूनल कर्टेल करता है, तो मैं बात करूँ ट्राइब्यूनल कर्टेल नहीं करता है। मतलब एक तरह से, क्योंकि जो जो ट्राइब्यूनल का अपना जुरिडिक्शन है और कोर्ट का अपना है। ट्राइब्यूनल बेसिकली हेल्प करता है कोर्ट को जो डिस्पोज द केसेस, जो पेंडिंग केसेस है, इसको हम्म। इजियर वे और जो हेल्पफुल होता है, पीपल सेंट्रिक कोर्ट है बेसिकली, वहां पर एविडेंस की जरूरत नहीं होता ट्राइब्यूनल में एज कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कोर्ट में। तो हम्म। ऑर्डिनरी कोर्ट जो हाई कोर्ट और जो ऑर्डिनरी कोर्ट है और प्लस जो हाई कोर्ट है, उनका जुडिक्शन टोटली डिफरेंट है। और ट्राइब्यूनल बेसिकली अंदर आता है हाई कोर्ट का। तो भी मैं बताऊंगा कैसे ट्राइब्यूनल हेल्प करता है, तो कैट का एग्जांपल ले सकता हूँ ट्राइब्यूनल का, और एनजीटी का बात कर सकता हूँ इसमें। इसमें बेसिकली ये आएगा कि जब ट्राइब्यूनल्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो जो उसके पीछे का पर्पस था वो था स्पीडी स्पेसिफिक, हाँ ट्रायल। पर्पस ऑफ ट्राइब्यूनल स्पेसिफिक रहता है एज हाँ, कम्पेयर टू स्पीडी ऑर्डिनरी कोर्ट, ट्रायल और वाइडर जस्टिस होता है ये उसका। था। हाँ, और तो इसमें हाँ ट्राइब्यूनल्स का और फिर जो। पूछे डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो मैं छोटा सा लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इसका, हम्म। तो डिस्कस करना है इसके ऊपर। और 2 है कॉम्पिटेंसी और ट्राइबल, तो 2 एरियाज है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात करूंगा कि ट्राइब्यूनल्स वो एक्ट के अंदर ही बनता है, और हम्म। कोई कोई ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनती है, पर आर्टिकल 323 में कैट और 323 बी में स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल हो गया, और एक्ट के अंदर में एनजीटी हो गया। तो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, हाँ हम्म क्यों, मैं कह रही हूँ इसमें ये हाँ प्रिंसिपल सुप्रीम सेपरेट। कोर्ट का कहना था कि जो ट्राइब्यूनल है उनका जुरिडिक्शन है वो बेसिकली अंडर रहेगा अंडर द हाई कोर्ट। हम्म। तो उनकी जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल बॉडी है। दे हैव द पावर टू रिव्यू द जजमेंट, और तो वो नहीं होता बाकी सब कोर्ट में, तो उनका अंडर जुडिशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वो हो गया। और कॉम्पिटेंसी में बताऊंगा कि जो ट्राइब्यूनल्स है वो स्पेसिफिक एरियाज में काम करते हैं, लेकिन कुछ कुछ एरियाज में वो पीछे आज भी हैं। जैसे उनका बेंच बहुत कम है, और फिर स्टाफ्स का इशू है, कॉम्पिटेंसी बात करूँ। और फिर घूम या फिर करके वहाँ बहुत सा डिसीजन मेकिंग जो होता है हम्म, वो वापस से हाईकोर्ट पर जाता है, क्योंकि कोई लोग सहमति नहीं हो पाता है हाँ डिसीजन मेकिंग में। अपील्स। तो लास्ट में मैं लिखूंगा सोल्यूशन में लिखूंगा कि रादर देन फोकस ऑन ट्राइब्यूनल, मोर पावर शुड बी गिवन टू द आर्बिट्रेशन, तब जाके कम अच्छा, ट्राइब्यूनल्स पर। ये मेरे हिसाब तो से तो इन आर्बिट्रेशन, फेवर ही बात करनी चाहिए ट्राइब्यूनल्स के लिए। हम रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं कि क्या ट्राइब्यूनल सिस्टम में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम उसमें क्या रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंसी में ये भी आएगा कि पेंडेंसी ऑफ जो केसेस है वो इवन 50% भी नहीं रिड्यूस हुई है, उसमें कोई बहुत मिनिमम अमाउंट की इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिली है। तो हाँ क्योंकि मेन पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ट्राइब्यूनल्स यही था। हम्म, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल 4 वैलिडिटी क्वेश्चन है इसमें, पॉइंट। हाउ हाँ फार और हाँ। कर्टेल, कॉस्टिंग वैलिडिटी एंड कॉम्पिटेंसी, 4 है। हम्म। ठीक है, next question is the basis of providing the urban amenities in the rural areas. It is rooted in establishing connectivity. Comment. हम्म, तो ऐसे मैं बताऊंगा कि कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होता है, वो डिजिटल कनेक्टिविटी होता है, डिजिटल हो गया और फिजिकल कनेक्टिविटी। हम्म। तो 2 एरिया से जो अर्बन एम्यूनिटीज है, जैसे पब्लिक हेल्थ, पीएचसी हो गया, पीएचसी का हो गया, सेकेंडरी हॉस्पिटल हो गया, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया। तो और जो भी सैनिटेशन प्रोग्राम होता है वो कैसे एम्यूनिटीज जो है वो कैसे आ सकेगा रूरल एरिया में। तो एक एग्जाम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो हम्म। फिजिकल एरिया में हो जाएगा,
और फिर और दूसरा प्रधानमंत्री डिजिटल जो एक है, तो ब्रॉडबैंड स्कीम है कुछ, एक याद नहीं आ रहा है। भारत नेट। ब्रॉडबैंड, भारत नेट, हाँ। तो भारत नेट है, तो वो कैसे हेल्प करेगा डिजिटल कनेक्टिविटी में, तो इस पर ही मैं आर्ग्यू करूंगा मैं करूँ, क्योंकि बोला है कि रूटेड इन एस्टैब्लिशमेंट कनेक्टिविटी के कनेक्टिविटी आनी चाहिए और अर्बन ये, हाँ, एमिनिटीज। आना जरूरी है, तभी जाके वो पूरा हो पाएगा, ये बेसिकली बात करनी चाहिए। हाँ मतलब कि कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं कि रूरल एरियाज का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस प्रोसेस के थ्रू, और जो अर्बन एरियाज में एम्यूनिटीज है वो लेके जा रहे हैं। तो अर्बन एम्यूनिटीज की मेरे हिसाब से ज्यादा बात होगी, और वो कैसे कनेक्टेड है विद एस्टैब्लिशिंग मोर कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी, अब यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं कि क्यों हम ये करना चाह रहे हैं, मतलब कनेक्टिविटी की बात आ रही है। तो अगेन जो माइग्रेशन की बात आती है रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, ताकि वो ना हो या उसको सही। कम कर सके। और इंटर, इन टर्म्स में बात कर हाँ, सकते रूरल अर्बन माइग्रेशन हो गया, हैं। और जो डिजिटल डिवाइड है बिटवीन द रूरल अर्बन एरियाज में, हाँ वो और फिर ईज ऑफ सोशल ईज ऑफ लिविंग सोशल को। ट्रांसफॉर्मेशन जो चाहिए, हाँ। जो वो आता है। हाँ, ठीक। Okay, question number 6 में does the Right of Persons with Disabilities Act ensures effective mechanism for empowerment and inclusion of the intended beneficiaries in the society? Discuss. हाँ, ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि जो PWD एक्ट है 2016 में, वो क्या क्या प्रोविजन उसके अंदर है। हम्म। तो पहला हो जाएगा कि हर एक बिल्डिंग में अवेलेबल होना चाहिए एमिनिटीज रिगार्डिंग टू PWD, तो वो हो जाएगा। दूसरा कि डेटा, हाँ नहीं हो तो डेटा मतलब कुछ, डेटा कंपाइलेशन होना चाहिए लोकल लेवल पर, जिसके हिसाब से उन्हें स्कीम से बेनिफिट मिले। रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है इसमें, ताकि इंक्लूसिविटी बढ़े सोसाइटी के अंदर में, और एम्पावरमेंट इंक्लूशन। एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं ना। हाँ, और PWD में और भी ऐसा डिजीजेस लाया गया, जैसे लेप्रोसी हो गया, और भी ऐसा चीज जो हाँ उसमें वो इंक्लूजन इंक्लूड और कर दिया। बढ़े, दायरा उसका बढ़े, परव्यू बढ़े उसका। तो हम्म। 4 एरियाज को मैं डिस्कस करूंगा अंदर में, ठीक कहाँ है। का हुआ है, कहाँ का नहीं हुआ सिटी। हाँ फिर उनकी इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, इफेक्टिव मैकेनिज्म। इफेक्टिव, हाँ, मैकेनिज्म्स इफेक्टिव हम मैंने, हाँ, डिस्कस इसलिए करेंगे। चारों में, हाँ, कि हाँ डेटा कंपाइलेशन नहीं होता है, हर का जो ऑडिटिंग है, जो रेरा बताया है कि हर बिल्डिंग में होना चाहिए, लेकिन हर बिल्डिंग के अंदर में ऐसा प्रोविजन नहीं, आज भी नहीं है पब्लिक बिल्डिंग में, तो हाँ। उसका अकॉर्डिंग ऑडिटिंग होना चाहिए इसके हिसाब से, मतलब PWD एक्ट के हिसाब से, हाँ कौन बेसिकली बात PWD करें कि जो फ्रेंडली है जो कौन नहीं। मैकेनिज्म्स हैं, जो प्रोविजंस है वो इफेक्टिव है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो दैट इज नॉट बीन डन इन लेटर एंड स्पिरिट। और अगेन चैलेंजेस क्या है, और आगे क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं हम। हाँ, तो फिर discuss। मैं बात करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट जो याद है अभी याद है, वो हम्म। है कि PWD का, आप रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बात करना होगा विद रिगार्डिंग टू मेडिकल डिवाइसेस, कि हाँ वो उसको भी। लाना चाहिए अंदर द ये नेशनल एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिकल। उसके अंदर में मेडिकल डिवाइसेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो एक और एक स्कीम है, कल ही पढ़े थे उसका, संपूर्ण कुछ है, जैसे पर हाथ पैर और बाकी जो रहता है ना, उस डिवाइसेस वो दिया जाता है, ओल्ड एज को दिया जाता है, तो वो चीज इसमें भी देना चाहिए बाकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है multiplicity of various commissions for the vulnerable sections of the society leads to problems or overlapping jurisdiction and duplication of functions. So is it better to merge all the commissions into an umbrella of human rights commission? Argue your case. तो इसमें मैं केस बताया, तो केस में स्टडी लूंगा इसमें, हम्म। बेसिकली मणिपुर केस है इसे। तो मणिपुर केस है, तो वहाँ पर NCW का भी है जुडिक्शन, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का जुडिक्शन है, वहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का भी है, ट्राइबल इलाका, तो हाँ। ट्राइब का भी है। तीनों का होने से क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवरलैपिंग हो रहा है, तो मैं को केस आर्ग्यू करूंगा। ऐसे मायरा पीबा जो वहां पर है लोकल, या फिर लोकल जो नॉन प्रेजेंस ऑफ जो कमीशन के जो हेड होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं वहां पर, तो उस हम्म। सबका इशू करूंगा। लास्ट में बताऊंगा कि मर्ज किया जा सकता है, लेकिन मर्ज करने से एक प्रॉब्लम होगा कि जो स्पेसिफिक जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, वो नहीं हो पाएगा। NHRC बहुत ब्रॉड है, हम्म। लेकिन वो सब स्पेसिफिक है,
तो ऐसा किया जा सकता है कि अगर, तो एक और हम मैं बताऊंगा ऑल्टरनेट क्या हो सकता है सोल्यूशन, कि अगर कोई कमीशन अगर काम कर रहा है एक कोई केस के ऊपर, तो दूसरे कमीशन को कोऑर्डिनेट करना चाहिए ताकि ओवरऑल व्यू। तो मैं बस इसको, क्योंकि इसकी ऑलरेडी बात करना, ओवरलैपिंग हाँ, जुडिक्शन, तो इसमें आप डुप्लीकेशन ऑफ अग्री नहीं फंक्शन, करोगे कि इट इज नॉट बेटर टू मर्ज ऑल द ना कमीशन? इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि हर का स्पेसिफिक टास्क है, स्पेसिफिक जुडिक्शन है, उसका अपना स्टाफ है, हम्म। स्पेशलिटी डिफरेंट है, एक्सपर्ट हाँ, डिफरेंट है। स्पेशलाइजेशन अलग है। हाँ, तो स्पेशलाइजेशन तो, ठीक है। और क्योंकि मैं मतलब बात करूँ कि जो ऑलरेडी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑलरेडी जो है वो कितना फ्रूटफुल, हम्म। हाँ। तो ऑलरेडी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप सब जो जो जोड़ दो फिर दिक्कत। और हाँ प्लस मतलब। ह्यूमन राइट्स कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं। हम्म। हाँ, तब भी। फिर poverty alleviation programs in India remains mere showpieces until and unless they are backed by political will. Discuss with reference to the performance of major poverty alleviation programs in India. तो दो एग्जांपल लूंगा इसका, एक स्वच्छ भारत अभियान लूंगा और आईसीडीएस लूंगा। तो हम्म। आईसीडी में बताऊंगा 46% पहले था, दोनों के एग्जांपल अलग अलग पेज में होगा। पहला बताऊंगा कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल विल से स्टार्ट करूंगा। ऐसे पॉलिटिकल विल के कारण ही इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान एक सक्सेस रहा है, और आईसीडीएस भी एक सक्सेस रहा है। फिर मैं उसको आर्ग्यू करूंगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें कैसे बड़ा है, परसुएशन और बिहेवियर चेंज सब बताऊंगा। और हम्म। पॉलिटिकल विल में जो जो स्लोगन रहा है, पहले शौचालय फिर देवालय, और स्लोगन इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम्म। माइंड चेंज करने के लिए, बिहेवियर चेंज, वो करूंगा नजिंग मैकेनिज्म पे। और फिर वैसी एसईडीएस का भी। लेकिन एक और एरिया में बताऊंगा पॉवर्टी एलिवेशन में, जो है स्लम रीडेवलपमेंट। हम्म। वो पॉवर्टी एलिवेशन में पॉलिटिकल भी नहीं है, इसी कारण इंडिया में हमेशा इशू रहा है पॉलिटिकल। तो बस दो एरिया। ठीक है। हाँ, मतलब दोनों साइड की बात आ जाएगी इसमें। और परफॉर्मेंस ये बोल रहे हैं अगेन। हाँ, परफॉर्मेंस की बात की है, जो हाँ डिफरेंट परफॉर्मेंस, एग्जांपल्स डिस्कस विद रेफरेंस टू देयर परफॉर्मेंस। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, तो स्लम रीडेवलपमेंट जो इस प्रोग्राम था इंडिया में, वो उतना सक्सेस क्यों नहीं हो पाया? हम्म। पॉलिटिकल विल कम उसको। और फिर फिर ये भी बात कर सकते हैं ना कि खाली पॉलिटिकल विल भी इतना ज्यादा हम नहीं बोल सकती गारंटी है वो कि थोड़ा सा लिखेंगे, सक्सेस। क्योंकि मेनली इसे बात कर रहे हैं ना। हाँ वो लिखेंगे थोड़ा सा और। हम्म। मेनली इसमें बात कर रहे हैं, दे आर बैक्ड बाय, डिस्कस करना है विथ रेफरेंस टू ये दो, मतलब डिस्कस उसी को करना है, स्टेटमेंट को ही करना है। ठीक है। Then incidence and intensity of poverty, they are more important in determining the poverty based on income alone. In this context, analyze latest UN's multidimensional poverty index report. Incidence and intensity of poverty दोनों important है। हाँ ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, डिमिनिशन ऑफ पॉवर्टी है इंडिया में, टेलीग्राफ रिपोर्ट के हिसाब से होता है, अगर आप करेक्ट कर देना, अगर हम्म। टेलीग्राफ रिपोर्ट किया तो वो बेसिकली सिंपल $1.5 पर डे होता है। लेकिन जो इंडिया का जो इशू है रिगार्डिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो बात करता है सोशियो एक्सक्लूजन, एजुकेशनल, ह्यूमन कैपिटल बात करता है, हेल्थ का बात करता है, ओवरऑल बात करता है कि कितना आप पीछे हैं एज कम्पेयर टू बाकी सबसे। तो जो इंसिडेंस और इंटेंसिटी है, वो हर रीजन फर्क पड़ता है, रीजन जो इंडिया में है उसमें फर्क होता है पॉवर्टी का। और बताऊंगा कि जो सेक्टर्स का बताऊंगा इसमें कि एरियाज फर्क करता है, तो उसके हिसाब से मैं बेसिक लिखूंगा इसको। मोर इम्पोर्टेंट है ना वो, इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली। पॉवर्टी हाँ हाँ, दे कैलकुलेशन आर मोर इम्पोर्टेंट कैसे क्यों पॉवर्टी कैलकुलेट कि, करते हैं? तो हाँ एक तो हाँ, इंडिया तो की इंडिया में तो इनकम बेस्ड होता है ना अभी। हाँ, इंडिया में हाँ पॉवर्टी जो होता है वो तो इनकम हाँ, बेस्ड होता है। तेंदुलकर रिपोर्ट का इनकम इनकम बेस्ड होता बेस्ड है, नहीं, कंजम्पशन बेस्ड होता है। कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन बेस्ड होता है, जो $1.5 जो भी है। हम्म। और यूएन एमपीआई जो है वो बेसिक डिपेंड करता है हेल्थ का, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो करता अगेन है, मल्टी डायमेंशनल सेक्टर स्कूलिंग हो गया, की बात करते हैं। और जीडीपी हो गया ना, तीन हो रहे हैं ना एरियाज, हम्म। जीडीपी पर कैपिटल से। तो इसमें बताऊंगा कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी है वो डिफर करता है रीजन टू रीजन, कास्ट बाय कास्ट, जाति, रीजन, ये सब डिपेंड करता है। और इंसिडेंस वो भी डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्टर्स जो आप काम करते हैं। कोई अगर कॉन्ट्रैक्टर लेबर्स है या कोई हम्म। विमेन है, तो उसको ज्यादा पॉवर्टी का इशू रहेगा, हाँ, क्योंकि विमेन। यहाँ पे और इम्पोर्टेंस की बात करनी है दोनों चीजों की, हाँ, इंसिडेंस दोनों इंपॉर्टेंट और बात करना इंटेंसिटी एज कम्पेयर दोनों टू इनकम। इम्पोर्टेंट है इन कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी।
तो इंक्लूसिव पॉवर्टी कैलकुलेशन ऐसी कुछ टर्म लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो नैरो कंसेप्ट अगर खाली हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन लेवल्स। हाँ, तो मैं बताऊंगा कि लास्ट में कि जो जो यूएन का एमपीआई भी है ना, वो भी एक तरह से नैरो लेता है। उसमें वो लेता ही नहीं क्या क्या एरिया में लेता है। वो हम्म। लेता नहीं है कि अंड जो वर्क होता है वुमेन का, उसको नहीं इंक्लूड किया जाता। हाँ, मतलब इतने प्लस ज्यादा उससे बात फैमिली। कर सकते हैं कि स्कूलिंग ऑफ एजुकेशन स्कूलिंग लिया जाता है उसमें, लेकिन बताया नहीं जाता है कि सेविंग सेविंग के हिसाब से भी बात नहीं होता, वो कंजम्पशन बेस्ड है, सेविंग बेस्ड भी होना चाहिए, तो उसका भी बताएंगे। हम्म, ठीक है। So an athlete participates in Olympics for personal triumph and nation's glory. Victors are showered with cash incentives by various agencies on their return. So discuss the merit of the state-sponsored talent hunt and its cultivation as against the rationale of a reward mechanism as encouragement. तो मैं बताऊंगा कि मेरिट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर टैलेंट अगेंस्ट रैशनल अवार्ड मैकेनिज्म कैसे होगा। क्या मेरिट है उसका। पहला है कि जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं उनको एक जॉब सिक्योरिटी मिलेगा लॉन्ग टर्म में, जो उसमें नहीं करते हैं। दूसरा बात कर सकते हैं कि ज्यादा वो एक तरह से फोकस होके काम कर सकते हैं और एज अ सर्विस मान सकते हैं एज अ जो स्पोर्ट्स है, rather देन प्रॉफिट मोटिव। तो ये रियस हो जाएगा। और मेरिट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट, हाँ, और स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट है, बात कर सकते हैं कि वो ज्यादा इंक्लूसिव रहेगा कि स्टेट को मतलब है कि कहीं से भी वो प्लेयर्स जुगाड़ करे। तो हो सकता है कि इंटीरियर्स ऑफ द विलेज या फिर ट्राइबल हो गया, कहीं से भी उठा सकते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट एज कम्पेयर टू की जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म है। लेकिन मैं बताऊंगा रिवॉर्ड में रिकॉर्ड लास्ट में ये बताऊंगा कि रिवॉर्ड मैकेनिज्म से क्या क्या फायदा होता है। पहला बताऊंगा कि उससे ब्रांडिंग मिलता है एथलीट का, Hmm. उससे एक मोटिवेशन मिलता है। पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा का बात कर सकते हो या फिर विराट कोहली ओलंपिक पूछा है ना, तो नीरज चोपड़ा बात करूंगा इसमें, और सानिया नेहवाल हो गया। उसके बाद फिर बात करूंगा कि जो कॉर्पोरेट का जो इनटेक होता है विद रिगार्डिंग टू द स्पोर्ट्स वो बढ़ता है, क्योंकि ब्रांडिंग बढ़ता है। और फिर उसका तो कॉर्पोरेट का इशू बताऊंगा, इसमें ब्रांडिंग बताऊंगा, तो ये दो तीन बताऊंगा, चार मतलब ओवर। सारे पॉजिटिव हो गए, थोड़ा बहुत अब इसको क्रिटिकली भी बात करेंगे। हाँ, तो वही मैंने ये क्रिटिकली बताऊंगा कि रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। ब्रांडिंग बढ़ता है उससे और कॉर्पोरेट का इंटरवेंशन बढ़ता है इसमें, तो दो उसमें हो गया। तो ओवरऑल मैं बताऊंगा कि ये हमेशा इसमें देखना चाहिए कि मिक्स्ड अप्रोच रहना चाहिए। मैं उसमें बात करूँ कि दोनों एक तरह से कर सकते हैं। लोकल जो इनिशियल स्टेजेस पे स्टेट हैंड होना चाहिए और जो लेटेस्ट स्टेज में रिवॉर्ड मैकेनिज्म, ये मेरे हिसाब से। ठीक है। मैं बस ये पॉइंट लेके आना चाह रही हूँ कि आपने जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करी, इसमें ये भी बात कर सकते हैं कि जो अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर टैलेंट होता है उसमें कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि स्पोर्ट्स पर्सन जब भी मतलब अगर वो जीत के आते हैं तो कहीं ना कहीं वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी मूव करते हैं। तो वो अगेन मेन पर्पस या मेन मोटिव वो नहीं होता है। तो वो कहीं हाँ, ना तो कहीं सर्विस हो गया, परफॉर्मेंस के ऊपर पब्लिक सर्विस एक तरह से, करते हैं। हम्म। रादर देन प्रॉफिट। हाँ। दूसरा एक बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल वो हो जाएगा, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो जाएगा स्टेट स्पॉन्सर में, हाँ। कि मेरे जगह से तुमको टैलेंट उठाना है, उसकी जगह टैलेंट उठाना है। जैसे हरियाणा वाला हुआ था कि हम्म। हुआ सबसे ज्यादा जीतते हैं तो उनका दबदबा ज्यादा है वेस्ट जो हाँ। FWF है में। तो वैसे ही एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड में हो सकते हैं पॉलिटिकल इंटरवेंशन, तो उसका एक नेगेटिव। ठीक है। Appropriate local community level healthcare intervention is a prerequisite to achieve health for all in India. Explain. तो हेल्थ फॉर ऑल अगर दें, तो इसमें हेल्थ फॉर ऑल में वेटनरी हेल्थ भी हो जाएगा, हेल्थ फॉर ऑल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक क्योर और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और क्योर हो गया, क्योर में मतलब ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर में क्या क्या चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ केयर, कैसे आपका आशा वर्कर का रोल उनका लेकर आ सकता है, PHC का रोल हो जाएगा जहाँ पर हम्म। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो गया, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी में जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आ जाएगा ICDS के थ्रू में। और फिर पोस्ट केयर में बात कर सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बात कर सकते हैं इसमें, और आयुष का कम्युनिटी लेवल पे। फिर ट्राइबल नॉलेज जो है एरियाज में से आयुर्वेदिक में, उसका बात कर सकते हैं। हम्म। और फिर वेटनरी डॉक्टर का बात कर सकते हैं इसमें, ये जैसे जूनोटिक डिजीज होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हेल्थ फॉर ऑल में सब आए। तो
हाँ, ये सिर्फ कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन की बात कर रहा है। हाँ, एम्स का बात नहीं करना है कि उसका। मतलब ये बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कि फाउंडेशनल लेवल पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर फाउंडेशनल लेवल पे चीजें स्ट्रेंथन रहेंगी तो आगे जाके इतना बर्डन जो अगेन एडवांस हेल्थ केयर हम्म, या टर्शरी हेल्थ केयर पे आता है वो इतना ज्यादा नहीं होगा, हम्म, क्योंकि हेल्थ फॉर ऑल की बात कर रहा है, एज अ प्री रेक्विजिट है ये तो। इम्पोर्टेंट है। हम्म तो डिस्पाइट इंटरवेंशन चाहिए। हाँ, हाँ तो इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या है, आशा वर्कर को टाइमली वेतन मिलना चाहिए, वो पार्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टुअल हिसाब से, उनका सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, तभी जाकर इंटरवेंशन आईसीडीएस के बाद का डिस्कस कर देंगे। हाँ एक्सप्लेन करना। So despite consistent experience of high growth, India still goes with the lowest indicators of human development. Examine the issues that make balanced and inclusive development elusive. हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया थोड़ा पीछे रहता है विद रिस्पेक्ट, क्योंकि इसमें इंडिया में इशू रहता है अंडर न्यूट्रिशन का, मैल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन। फिर जो जीडीपी पर कैपिटा है उस भी कम रहता है, स्कूल एजुकेशन भी थोड़ा कम है। तो एग्जामिन द इशू, Economic और अब इशू के social एग्जाम। inequality वो मेन रीजन हाँ, ये कि ग्रोथ तो हो रही है पर ह्यूमन हाँ, डेवलपमेंट नहीं हो रही है ज्यादा। डेवलपमेंट, हाँ, हाँ। तो एग्जामिन द इशू, और एग्जामिन करेंगे पॉवर्टी हो गया, फिर उसके बाद फिर एजुकेशन का इशू, उसका हेल्थ का हो गया, पर अंडर कैपिटा न्यूट्रिशन। इनकम ग्रोथ की बात हाँ, करोगे कि तो वो भी उसमें ग्रो रही मेक, है। हाँ, हाँ, फिर मेक बैलेंस एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे करें, दैट मेक्स, हाँ, एग्जाम में द इशू करना है सिर्फ, दैट मेक बैलेंस इंक्लूसिव। हाँ मतलब जो तो बस सबका एक थोड़ा सा, हाँ, कनेक्टेड होने चाहिए। ग्रोथ तो हो रही है पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये हाँ, चीज ह्यूमन डेवलपमेंट। नहीं चाहिए। हाँ, तो खाली ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया ना, डेवलपमेंट बात नहीं। एजुकेशनल हो गया, हम्म सोशल हो गया, फिर हेल्थ मतलब से रिलेटेड ये हो भी गया। आपके आंसर में दिखना चाहिए कि ग्रोथ तो हो रही है, तो वही इंडिकेटर्स भी आने चाहिए कि ग्रोथ तो हो रही है तो पर कैपिटा हाँ, इनकम। जीडीपी ग्रोथ बात कर सकते हैं, 7.6 तो बढ़ ही रहा है। और हम्म फिर सब में, तो लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट एसडीआई इंडेक्स में कम पीछे, हाँ एमपीआई में भी पीछे, तो वो उससे हम फिर उसको कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये पीछे में ये सब स्कूलिंग हो गया, गवर्नमेंट स्कूल ठीक नहीं है, फिर आपका हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ के सेक्टर हो गया, फिर आप हेल्थ एजुकेशन, पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी में भी बात कर सकते हैं कि एरियाज ऑफ वर्नेबल सेक्शन सोसाइटी हो गया, मतलब बात कर यहाँ पे सकते हैं। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि ग्रोथ तो हो रहा है पर डेवलपमेंट का जो आइडिया वो हाँ, वहाँ पे वी आर लैकिंग। तो यहाँ पे अगेन क्लाइमेट वाला भी आ सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है। हम्म, Though women in the post-independent India, they have excelled in various fields. The social attitude towards women in the feminist movement has been patriarchal. Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स फॉर इंटरवेंशन, तो मैं पहले इंट्रोडक्शन में दे सकता हूँ कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में बढ़ा है, इन द क्या बोलता है, ब्यूरोक्रेसी में भी, पॉलिटिकल उसमें भी, और रिप्रेजेंटेशन इन ग्राम पंचायत सब में, लेकिन सोशल एटीट्यूड ऑफ फेमिनिस्ट में पेट्राइकल रहा है। आज भी वैसे ही बात किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू बर्डन ऑफ द वुमेन एट होम, या फिर मैं बात करूंगा पति पंचायत, कैसे बात कर सकते हो कि एक्सेल्ड हुआ लेकिन नहीं हुआ इसमें। तो इंटरवेंशन में बात कर सकते हो, इंटरवेंशन में क्या क्या चाहिए इसमें। इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि वुमेन एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स के अलावा और तो हम है क्या ही, कर सकते हैं। हाँ, अलावा तो बात रोल करना ऑफ इसमें, मेन जो बिहेवियरल रोल अपनी, चेंज एटीट्यूड है, तो रोल ऑफ मेन यहाँ पे ज्यादा बिहेवियर इम्पोर्टेंट चेंज। हो जाएगा, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली बोला है कि वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट के अलावा और क्या कर सकते हैं हम। तो रोल ऑफ मैन, उनका घर एटीट्यूड। पे बाहर पे उसका लेके आ सकते हो, एटीट्यूड, एटीट्यूड चेंज बात कर सकता हूँ, हम्म बिहेवियर चेंज का बात कर सकता हूँ। उसके बाद बात कर सकता हूँ कि चाइल्ड का बात कर सकता हूँ, हाँ चाइल्ड का जो चाइल्ड। एजुकेशन है वहीं से जो मतलब फेमिनिस्ट का हाउ कॉन्सेप्ट होता है वो सब। हाँ, चाइल्ड इज ब्रॉट अप, तो उसका वही, भी इम्पैक्ट होता है आगे उस समय, जाके। हम्म हाँ, ठीक बाकी है। पॉलिटिकल विल का बात कर सकता हूँ, एरियाज। हम्म
Okay, so National Lokpal, however strong it may be, cannot resolve the problems of immorality in public affairs. Discuss. प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरालिटी क्या क्या है पब्लिक अफेयर, वो मैं बात करूंगा। पहला है कि वीवीआईपी कल्चर, मतलब उसका जो यूसेज है वो एक तरह से कोई कोई जगह पर बहुत ज्यादा खराब रहता है। वीवीआईपी कल्चर हो गया। दूसरा भी करप्शन, कोलूसिव करप्शन का बात कर सकते हैं। हम्म जैसे होगा कि करप्शन ऑफ माइंड, तो ऐसे हेट स्पीच हो गया। लेकिन लोग बात पूछे मैं अब ये बात कर सकती हूँ इमोरालिटी। नेशनल लोकपाल के बारे में बोल रहा है कि मतलब ठीक है, पावर्स दे रखी है, पावरफुल पोजीशन है, ऑफिस है, बट जब लोकल लेवल पे हम बात करते हैं जो भी चीजें हॉर्स ट्रेडिंग का बात कर सकते हैं इसमें। डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली हॉर्स सबको ट्रेडिंग इम्पैक्ट करेगा। पे तो हाँ, हम्म हॉर्स ट्रेडिंग हो गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो गया। हाँ, ये सब है। तो ये सब एरियाज में कर सकते हैं। नेशनल ऊपर नहीं, प्रॉब्लम नहीं क्योंकि प्रॉब्लम बेसिकली पॉलिटिकल विल है। ये बिहेवियर, ये सिटीजन बिहेवियर है और सिटीजन का ही चेंज करना पड़ेगा। मैं यही बताऊंगा कि हाँ उसका। और दूसरा कि रिफॉर्म चाहिए पुलिस और जुडिशरी में, तभी जाके लोकपाल स्ट्रेंथन। तो लोकपाल तो स्ट्रेंथन है लेकिन उसका ऑफिसर ही नहीं काम करने के लिए, हाँ, सीबीआई हो गया, बाकी सब वो चैलेंजेस हैं टीथ का कमी है लोकपाल उसमें। में, हाँ। तो बट ये कैनॉट रिजॉल्व बोला है, तो इट मे रिजॉल्व, लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसको टीथ ज्यादा होना चाहिए। पुलिस हाँ। रिफॉर्म होना चाहिए इंडिया में, हम्म जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बोला था कि जो भी केसेस होता है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन, वो जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए। वैसा उसका भी नहीं है। फिर बताऊँ कि स्पीकर का जो डिसीजन मेकिंग है या फिर रिगार्डिंग टू द हॉर्स ट्रेडिंग, वो भी फास्ट इन होना चाहिए, तब जाके ओवरऑल जो मोरालिटी भी का। अगेन केसेस भी हुए हैं, ऐसे केसेस हुए हैं, वो भी अगेन ये बात कर सकते हैं कि उनका इतना डीपर इम्पैक्ट नहीं हुआ है लोगों के ऊपर, हम्म, कि वो जो इमोरल प्रैक्टिसेस उनको कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, उनके माइंड में कोई ऐसा फियर जनरेट हम्म, कर दे जो भी पीनलाइजिंग पावर उनके पास एग्जिस्ट करती है। तो इस चीज के बारे में हम्म, बात कर सकते हैं, बट ये भी है कि कम्प्लीटली अब एंटी लोकपाल भी नहीं दिखेंगे हम, कि कुछ हद तक तो हेल्प कर रहा है, कहीं एक लिमिट तक तो इम्पैक्ट आ रहा है उसका, बट फिर वो हाँ। ओवरऑल जो डीपर इम्पैक्ट होना चाहिए एक्चुअल सेंस में, वो नहीं हो पा रहा। नहीं, लोग अगर सुने नहीं ऐसा कुछ तो। हाँ, बात कर नहीं सकते मतलब यही बात करेंगे, जो आइडिया भी है लोकपाल का, एक तरीका है वो, और भी बहुत सारे हैं। मल्टीपल वेज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मॉरल। मैं बताऊंगा कि लोकपाल का जो रूट इशू है वो सिर्फ लोकपाल में नहीं है। वो हम्म बाकी सब चेंज होगा तो अपना लोकल भी चेंज होगा basically। तो जुडिशरी में रिफॉर्म चाहिए और पुलिस में चाहिए, तभी जाके लोकपाल भी फिर ज्यादा हाँ। रेजुवनेट कर सकता है। हम्म वो बताओ। हाँ, तो एक सिनर्जेटिक तरीके से ये चीजें जब सेम पेज पे दे विल लाई, तो और ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। Okay, question number 15. Though हम्म, citizens' charter have been formulated in many public service delivery organizations, there is no corresponding improvement in the level of citizen satisfaction and quality of services being provided. Analyze. तो इसमें मैं बताऊंगा, दो पॉइंट लिखूंगा बस। पहले तो मैं प्रो और एक और नेगेटिव लिखूंगा, फिर अगेंस्ट में जाऊंगा। क्योंकि हम्म रेलवे के एग्जाम्पल है कैसे वहां पर सिटीजन सेटिस्फैक्शन बढ़ा है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ा है रेलवेज में। वहां पर सिटीजन चार्टर इंप्रूवमेंट हुआ है। वहां पर आईआरसीटी है, आईआरसीटी सेकंड हाफ था क्वेश्चन, आईआरसीटीसी आएगा। और फिर टिकट और फिर ग्रीवांसेज रिड्रेसल भी जल्दी होता है वहां पर। हम्म आपका मोबाइल में एसएफएस एसएमएस मिलता है, कैसा आपका एक तरह से सेटिस्फेक्शन था। तो हम्म रेलवे का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि वो सही है सिटीजन हाँ चार्टर। और पहला वाला बताऊंगा बेसिकली जो लोकल लेवल गवर्नमेंट होता है, जहां पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जल बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया। तो वहां नहीं मिलता है लोग सिटीजन चार्टर, वहां पर बहुत समय वेट करना पड़ता है। तो वहां का एग्जांपल मैं लेके चलूंगा कि वहां पर कोई इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं सिटीजन सेटिस्फेक्शन का। क्योंकि क्या क्या इशू है, तो डिजिटल डिवाइड है, सिटीजन को पता ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है रिगार्डिंग द राइट्स। उसके बाद फिर लैक्सिटी इन द बिहेवियर ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, टॉप डाउन मैकेनिज्म है। उसके बाद बताऊंगा कि जो इंस्पेक्शन भी कुछ कुछ एरिया में कमी होता है विद और रिस्पेक्ट टू बाइंडिंग भी नहीं सिटीजन होता चार्टर। है इन द सेंस कि लीगली बाइंडिंग भी नहीं होता है, नहीं होता। बाइंडिंग करना, और एक तरह से परफॉर्मिंग ग्रेडिंग भी नहीं होता है इस पर। हम्म एसीआर रिपोर्ट में सिटीजन हाँ चार्टर को लाना चाहिए लेकिन होते नहीं सब। तो उस पर नहीं हो पाता है। तो हम्म बताऊंगा कि कुछ कुछ जगह में हुआ है, जैसे रेलवे में।
उसका मैं बता दूं कैसे हाँ, पॉजिटिव लेके आना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है क्रिटिकल है एकदम, थोड़े नेगेटिव टोन में। और पॉजिटिव लिखने से आंसर तो बढ़ता भी है। हाँ वो तो है ही, नहीं तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। लेके आना है। फिर अब हर चीज पे नहीं बोल सकते ये गलत है, ये गलत है, ये खत्म होना चाहिए, बंद करना चाहिए। Okay, so next question. The light of the Satyam scandal, discuss the changes brought in corporate governance to ensure the transparency, accountability. इन लाइट ऑफ द सिस्टम, हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट में क्या क्या चीज लाएगी, तो मैं बात करूंगा। इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन किया गया है, सेबी की तरफ से ज्यादा उसका रेगुलेशन किया गया है। दूसरा, कॉर्पोरेट का कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में सीएसआर और बाकी सब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाया गया है, मतलब ताकि बड़े सर्टिफिकेशन लेवल। फिर हम्म, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पावर ज्यादा दिया गया है, हाँ। पहले नहीं कम था। फिर विमेन का पार्टिसिपेशन के लिए बढ़ाया गया उनको। और फिर दूसरा, जो पीआईओ होता है उसके पहले इंटरनल ऑडिटिंग और ऑडिटिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी, उसको एक वो पावर्स मैंडेट दिया गया है, उसके बात करूंगा। फिर डिजिटली लेके जाना चीजों को, वो एक इम्पोर्टेंट चीज हाँ, है दूसरी बात है। अकाउंटेबिलिटी में। जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स होते हैं वो मैंडेटरी हो गए। हाँ, डिस्क्लोजर नॉर्म्स हो गए जो मैंडेटरी है इन द, स्पेशली इन द एफएमसीजी सेक्टर, जो हम्म, पैकेट के अंदर होता है वो सब, ताकि ब्रांड ट्रस्ट बढ़े या ब्रांड का वैल्यू बढ़े या सब उसके ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है। E-governance, it is not only about utilization of power of the new technology, but also much about the critical importance of the use value of the information. Explain. सही बात है। तो इसमें बताऊंगा कि ई गवर्नेंस जैसे है तो यूटिलाइजेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी कैसे है। तो मैं बताऊंगा कि ई गवर्नेंस बनाऊंगा साइड में, ई संविदा हो गया, संविदा लैंड रिकॉर्ड के लिए हो गया। हम्म, फिर दूसरा हो गया आपका, तीन एरिया की बात करूंगा। एक भाई संविदा स्कीम हो गया, दूसरा ई गवर्नेंस हो जाएगा कॉमन सर्विस सेंटर अंडर भारत नेट, पीएम भारत नेट हो गया। फिर ये तीसरा मैं लिख पाऊंगा जनधन जैम, जैम हो गया। अब है कि तो उसका क्रिटिकल इंपॉर्टेंस यूज वैल्यू में, यूज वैल्यू कैसे, कि आप जो लैंड रिकॉर्ड है तो लैंड रिकॉर्ड से आपको पता चलेगा कि कौन कौन एरिया में इरिगेशन होता है, कहाँ का प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ा है, कहाँ पर आप लैंड एक्विजिशन अच्छा से कर सकते हैं, तो यूज वैल्यू उसका हम्म, डेटा कलेक्शन में काम आएगा। वैसे ही अगर आप बात करेंगे जैम का, तो जैम से पता चलेगा कि कितने लोग पुअर हैं, कितने लोग पॉवर्टी मतलब से एलिवेट हुए हैं उसमें से, या फिर कितना एफिशिएंसी बढ़ा है स्कीम्स में इन डीबीटी, तो उसका बात कर सकते हैं। फिर वैसे यूज वैल्यू ऑफ दूसरा पीएम संविदा यूज ये होगा। वैल्यूज में और हाँ, इक्वल टाइम। भारत नेट, तो भारत नेट की बात कर सकता हूँ कि कैसे जो रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस वाला सिटीजन है वो बढ़ेगा। तो ये सब एरिया से जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस यूज वैल्यू का है, डेटा कलेक्शन हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, और फिर सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो गया, उसको हेल्प करता है ओवर यूज वैल्यू, हाँ, क्या यूज यूजेज है वैल्यू को, एक्सरसाइज ज्यादा करना है। रादर है कि आप पहले इंप्लीमेंट करें, वो हाँ, पढ़ना चाहिए। ठीक है। Legitimacy and accountability of SHGs and their patrons, microfinance outfits need systematic एंड हो गया लगता है, scrutiny. Less than a minute ही बचे for the sustained success the concept discuss. बड़ा नीचे वाला कर देते हैं। Okay, कैडर database बेस